है ना। लास्ट टाइम ये देख रहे थे, राइट? लैटिस एनर्जीज इन आयनिक सॉलिड्स। तो व्हाट वाज लैटिस एनर्जी, राइट? लैटिस एनर्जी को हमने ऐसे डिफाइन किया था कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच वी नीड टू सप्लाई, राइट, in order to break the lattice, right, which must be supplied to the lattice to break it up, right, into solid ions. देखो हमने जब बॉर्न हैबर साइकिल किया था, तो हमने कहा था जब Na+ गैस और Cl- गैस आपस में पास में आते हैं और तब वो सोडियम क्लोराइड सॉलिड बनाते हैं, राइट। और उस केस में एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी कितनी रिलीज होती है? -787, ठीक है। तो हम उसके रिवर्स प्रोसेस को, ऊपर वाले प्रोसेस को डिफाइन करते हैं। इस प्रोसेस को हम डिफाइन करते हैं लैटिस एनर्जी की तरह। मतलब हमारे पास एक आयनिक सॉलिड है और अब हमें उसे ब्रेक करना है इनटू इंडिविजुअल गैसेस आयन, ठीक है। तो कितनी एनर्जी लगेगी? सारे के सारे जितने भी हमारे पास जितने भी सोडियम क्लोराइड सॉलिड है, ठीक है, उन सबको ब्रेक करना है मुझे, तो कितनी एनर्जी लगेगी? एंड दैट वी कॉल लैटिस एनर्जी। और सोडियम क्लोराइड के केस में है 787 किलो जूल पर मोल। नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, राइट, जो कि लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करेंगे। तो हमने कहा था कि ये जो लैटिस एनर्जी है, ठीक है, दैट इज नथिंग बट जो कूलम का हमने कूलम्बिक एनर्जी ली थी, राइट, K(Q1Q2)/R, राइट। लैटिस एनर्जी कूलम्स लॉ हमने ये डिस्कस किया था जब हमने बोर्स की थ्योरी को डिराइव किया था। हमने कहा था दो चार्जेस के बीच में जो अट्रैक्शन है, ठीक है, या रिपल्शन है, वो K(Q1Q2)/R² है, ठीक है। ऑपोजिट चार्ज है तो नेगेटिव साइन आएगा, तो यानी अट्रैक्शन है। और सेम चार्जेस हैं तो पॉजिटिव साइन आएगा, तो रिपल्शन है। और लैटिस एनर्जी को देखो कैसे डिफाइन किया, K(Q1Q2)/R, राइट। तो ये जो एनर्जी है उसे हमने डिफाइन कर लिया K(Q1Q2)/R की तरह। एक्चुअली में ये जो है, ये यहाँ पे हमें ऐसे लिख देना चाहिए, mod Z1 mod Z2/R, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा चार्जेस का, राइट, जितना ग्रेटर मैग्नीट्यूड है चार्ज का, उतनी ज्यादा एनर्जी वहां पे होगी, राइट। और जितना पास पास वो होंगे, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, तो जितना पास पास होंगे वो, राइट, उतना ही ज्यादा एनर्जी होगी। आर बड़ा होता जाएगा तो यू कम होता जाएगा, राइट। ये एकदम सीधा है, आर बड़ा हो जाएगा तो यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो यही है, ये हमने लास्ट टाइम पे डिस्कस किया था, ठीक है। जस्ट अ क्विक रिकैप। और सो हमारा ये आइडिया है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया है, और उतना ही जितना चार्ज एनायन पे होगा उतना ही ज्यादा बढ़िया है, ठीक है। और जितना छोटा होगा उतना ही ज्यादा ही है। तो हमने जैसे ये केस डिस्कस किया, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड के लिए, राइट। तो चार्ज इन सब में सेम है, एनायन इन सब में सेम है, ठीक है। कैटायन डिफरेंट है, दोनों पे चार्जेस सेम है, लेकिन जैसे जैसे हम लिथियम से सोडियम से पोटेशियम की तरफ जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, वैसे वैसे साइज बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये हमने जब पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्शन सीखा था, तो हमने ये कहा था कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो पोटेशियम सबसे ज्यादा बड़ा है। तो पोटेशियम और फ्लोरीन के बीच में, फ्लोराइड आयन के बीच में, पोटेशियम आयन और फ्लोराइड आयन के बीच में सेपरेशन सबसे ज्यादा लार्ज होगा, राइट। सो कॉन्सिक्वेंटली हम देख सकते हैं कि उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा कम है। लिथियम प्लस सबसे छोटा है, ठीक है। देखो इसमें चार्जेस Z1 Z2 पे नहीं डिपेंड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ क्यों हमारा फॉर्मूला है K(Q1Q2)R। तो यहाँ पे सब पे देख रहे हो 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, और एनायन में क्या है, F- है, इस पे भी 1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। तो चार्जेस तो सारे के सारे इस केस में सेम ही है। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे तो चार्जेस Q1 Q2 का वैल्यू सब में सेम है। अब बच गया सिर्फ डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस क्या है, जैसे जैसे हम लिथियम से, सोडियम से, पोटेशियम की तरफ जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट अगर सेट को हम देखें, इस वाले सेट, अगर इस वाले सेट को हम कंसिडर करें, तो हम देख सकते हैं कि इसमें भी हम फ्लोराइड को ही कंसिडर कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली पहली चीज तो ये है कि अब हम पिंक वाले और ग्रीन वाले सेट को अगर कंपेयर करें, तो हमें सीधा सीधा ही पता है कि भाई जो बेरिलियम 2+ वाले हैं उनकी तो लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा हो ही जाएगी, राइट। क्यों? क्योंकि इनमें क्या हुआ है, चार्ज जो है इंक्रीज हो गया, डबल हो गया चार्ज, राइट। तो आप देख सकते हो इनकी लैटिस एनर्जी जो है वो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम के कंपैरेटिवली में काफी हाई है, राइट। वो हमें क्लियरली दिख रहा है। और
साथ में अगर हम कंसिडर करें तो हम ये देख रहे हैं कि सिर्फ बेरिलियम मैग्नीशियम और कैल्शियम को ही कंसिडर करें तो वही सेम चीज चलेगी कि बेरिलियम से मैग्नीशियम से कैल्शियम की तरफ आप जाओगे तो बेरिलियम 2+ सबसे छोटा है, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे ज्यादा है, राइट, क्योंकि डिस्टेंस बेरिलियम 2+ और फ्लोराइड आयन के बीच में सबसे कम होगा। फॉलोड बाय मैग्नीशियम 2+ एंड F- एंड कैल्शियम 2+ सबसे बड़ा होगा, तो उसकी लैटिस एनर्जी सबसे कम होगी, ठीक है। अब थोड़ा सा एक एनायंस की तरफ यहाँ पे देख लेते हैं। इसको देखेंगे तो सारे अभी तक सारे एनायंस जितने भी हैं उनमें एक ही यूनिट नेगेटिव चार्ज है, लेकिन अब जैसे ही यहाँ पे देखोगे एनायन में भी 2 यूनिट नेगेटिव चार्ज आया है, तो देखो लिथियम और इसकी यहाँ पे देखो ये, जब हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो Li2O को कंसिडर कर रहे हैं, Na2O को कंसिडर कर रहे हैं, K+O2- है तो K2O को कंसिडर कर रहे हैं, राइट। K+O2- में कंपाउंड क्या बनेगा, 2K+ चाहिए होंगे, राइट। देखो ऐसे बनता है, अगर हमें K+ और O2- में बनाना है तो ये यहाँ आएगा, ये आएगा चार्ज, तो यानी ये के कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और ओ का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओ में कितने हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 पॉजिटिव ही है, ठीक है, जब कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो K2O बनेगा, राइट। तो हम यहाँ पे लिथियम 2O, सोडियम 2O, ठीक है, सोडियम ऑक्स, तो इनको कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि एक नॉर्मल एनायन के कंपैरेटिवली जब 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो उसकी लैटिस एनर्जी बहुत हाई हो गई है, ठीक है, तो ये कंसिडर कर रहे हैं। तो ये है वर्कड आउट एग्जाम्पल, पहले देख लें और क्या है क्या है। ठीक है भाई, शौर्य हर्ष आ गए, ठीक है, ओके, ये क्या है, ओके ओके कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे विच हैज द लार्जर लैटिस एनर्जी, सोडियम क्लोराइड और सीजियम आयोडाइड, राइट। तो फिर से देखें हम कैसे कंसिडर करेंगे, सब पे चार्ज जो है सेम है, हमें पता है कि जिसका हायर चार्ज होएगा वो जीतेगा पहले, लेकिन यहाँ पे देखें higher the charges on the ions and the smaller the sizes of the ions, the larger the lattice energy. In this case, all four ions are singly charged, so they differ only in size. ये देखना है, हम पहले हम चार्ज देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम साइज देखेंगे। देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे प्रीवियस ईयर के भी अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, ये रहे यहाँ पे, सबसे नीचे देखोगे तो यहाँ पे ये है प्रीवियस ईयर के, ठीक है, इसको मैं यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ एक्चुअली। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर के भी थोड़ा एक बार अटेम्प्ट कर लेना, तो हम कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, एक बार अगर आप भी अटेम्प्ट करके आओगे तो बेटर रहेगा, जितने आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हो गया, और अब फिर हमारे पास आ गया कि सोडियम प्लस जो है वो स्मॉलर है सीजियम प्लस से, है ना, सीजियम प्लस जो है वो सबसे नीचे है, एंड Cl- इज स्मॉलर देन दिस, सो NaCl हैज द लार्जर लैटिस एनर्जी, राइट, ठीक है, चार सब पे सेम है, सीजियम बड़ा है, आयोडीन भी बड़ा है, ठीक है, तो बड़े बड़े हैं, तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है दैट विल बी ग्रेटर, ठीक है, तो इसलिए वो हार जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास विच सब्सटेंस इन विच ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज लार्जर लैटिस एनर्जी। तो यार ये वाला मेरे को फटाक से थोड़ा करके दिखाएं, बताएं, ठीक है, ABC है, जल्दी से बताएंगे तब समझ में आएगा मेरे को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला करें, 6.16, चलो शाबाश 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 एवरीवन।
KCl और RBCl में लार्जर लैटिस एनर्जी किसकी होगी? हाँ भाई। हर्ष, शौर्य, अक्षत। सर KCl ना। ठीक है भाई, बाकी जनता एग्री कर रही है। विवान, कहाँ था तू लास्ट टाइम? हाँ सर, कैसी है? ठीक है भाई, है ना, क्योंकि CL तो सेम है, चार्जेस इनमें सेम है। ठीक है, ये ग्रुप वन के हैं बच्चों, मैंने बोला हुआ है बार बार ही। अगर आप वो कंस्ट्रक्ट नहीं करना सीखोगे पीरियोडिक टेबल, तो आपकी बहुत हालत खराब होने वाली है, क्योंकि आपको तुरंत पता होना चाहिए कि कौन से ग्रुप में है वो। ठीक है, राइट। तो K+Cl- RB+Cl- है यहाँ पे, राइट। इन द फर्स्ट वन वी आर टॉकिंग अबाउट K+Cl- एंड रुबिडियम प्लस रुबिडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो यहाँ पे हमें पता है ये लार्जर है, क्योंकि चार्जेस तो सेम है। ये लार्जर है, दिस इज लार्जर, राइट। तो इट इम्प्लाइज लेस लैटिस, लेस यू। नेक्स्ट है CF2 एंड BF2। सर CF2। किसका लार्जर, किसका होगा? सर BF2। BA सर CF2। है ना। CA भाई लोगों, CA है ना, छोटे। यार छोटे वाले का लार्जर हो रहा है लैटिस एनर्जी, क्योंकि वो उसमें डिस्टेंस कम है। आई बात समझ? क्लियर हुआ भाई? यस सर। ठीक है, बेरियम नहीं हो जाएगा वो बच्चों। अब मेरे को काफी बेटर लग रहा है यार। अब मैं मतलब ऑल्दो मेरा थोड़ा थ्रोट में है अभी भी, बट मच बेटर। एनीवेज, तो इसमें क्या है, फिर से वही है, Ca2+ इज स्मॉलर। ए है, ये बी है। इट इम्प्लाइज लार्जर यू, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चों डिस्टेंस के। सी वाले में हाँ भाई, बताओ। विवान, अक्षत, शौर्य, हर्ष, करो करो, शाबाश। हाँ भाई, किसी ने जवाब ही नहीं सर दिया, इट बैठ इज गए। पोटेशियम आयोडाइड, मतलब क्या है ये, क्या इसके? है ना, CaO, क्योंकि भैया उसमें चार्जेस हाई हैं। अब हमें चार्जेस सी वाले में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं बच्चों? सी वाले में हम कंपेयर कर रहे हैं Ca2+ एंड O2-, राइट। एंड K+ एंड I-। तो यहाँ पे तो वो चार्जेस के दम पे ही सीधे जीत गए। तो कैल्शियम ऑक्साइड, बैठे मत रहो यहाँ पे, आवाज आनी चाहिए सबकी।
चलो शाबाश। 6.16 कौन सा रिप्रेजेंट करता है? आज हमें एक और चैप्टर स्टार्ट करना है, ठीक है? हमें मैंने बताया हुआ है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पे खत्म हो जाएगी, हम पैरेलल में एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास डाल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? आगे निकलना है, जीतना है भाई, पेल लेना है ये एलन पैलन सबको। आगे निकलना है, आगे। डिटर्मिनेशन से काम करो, आग होनी चाहिए, आग। देखें इसमें, Sir, is it MgO? ए कौन सा है? NaCl. निकालेंगे कैसे? पता कैसे NaCl. चलेगा? A is NaCl. तो NaCl बड़ा है। Na प्लस बड़ा होगा, Mg2 प्लस छोटा होगा, राइट? हाँ। तो A इज NaCl एंड B इज MgO, ठीक है भाई, शाबाश। एंड विच हैज द लार्जर लैटिस एनर्जी बच्चों? MgO. MgO. ठीक है भाई, है ना? क्योंकि यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट Mg2 प्लस एंड O2 माइनस आयंस एंड सोडियम प्लस एंड Cl माइनस आयंस। तो जब हम इनकी बात कर रहे हैं तो इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये रे क्रिस्टल सोडियम क्लोराइड के इन्होंने दे रखे हैं, वेरी गुड। चलो भाई, अब आगे चलते हैं, नया चैप्टर भी करना चालू। ओके, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट डन हियर। सी, देखो एक चीज ये है कि आयनिक जब बॉन्ड्स बनते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, यानी जिसमें ऑपोजिटली चार्ज आयन जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में होते हैं, ठीक है? जैसे रोमियो जूलियट है, वो ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्शन में है, ठीक है? तो रोमियो जूलियट की वजह से दोनों की फैमिलियां तबाह हो गई, मतलब समझ रहे हो ना उनमें कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है? वैसे ही यहाँ पे है, ठीक है? सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस है, ठीक है? उनमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है कि वो सॉलिडिफाई हो गए हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैस, गैस में सबसे वीक फोर्स है, फिर लिक्विड में थोड़े स्ट्रॉन्ग हुए, सॉलिड में इतने स्ट्रॉन्ग हुए कि बस चिपक ही गए हैं साथ में, राइट? है ना भैया? ये विजुअलाइजेशन क्लियर है ना? ये छोटे से जो आपको बताते हैं, राइट? यस, नो, कैन नॉट से, विल नॉट से, ये क्लियर है कि अगर ऑपोजिटली चार्ज आयंस होंगे तो उनमें बहुत स्ट्रॉन्ग आपस में अट्रैक्शन होगी, इसकी वजह से वो चिपक जाएंगे, मतलब ऑलमोस्ट, राइट, एक दूसरे से। सो हेंस दे आर सॉलिड, दिस इज क्लियर, राइट? ठीक है, तो हमारे पास क्या होएगा? जो सॉलिड्स हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दे आर यूजुअली सॉलिड, बट सी, नाउ वी हैव डिस्कवर्ड और मेड समथिंग which is also an ionic compound, but its melting point is just 12 डिग्री सेल्सियस। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट्स हैं, ये देखो, सोडियम क्लोराइड का देखें, अगर उसे आपको मेल्ट करना है तो 800 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना पड़ेगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड 2825 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इसकी लैटिस एनर्जी ज्यादा है। लिथियम कार्बोनेट 732 डिग्री सेल्सियस, मतलब 700, 800, 2000, 3000, ऐसे ऐसे करके तो इनके टेम्परेचर है जब हमें मेल्ट करना पड़ रहा है। बट देर आर आयनिक कंपाउंड विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, जैसे इथाइल अमोनियम नाइट्रेट है, ठीक है? तो इसको देखेंगे आप लोग, इसको स्टडी करना कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है? इस पे हम आएंगे अगेन, ठीक है? कि ऐसा क्यों गेम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है? ऐसा इसलिए गेम चल रहा है क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो इसके जो कैटायंस हैं, इसके जो हैं वो यूजुअल कैटायन नहीं है, ये ऑर्गेनिक कैटायंस हैं। आप ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक का मतलब हो गया बच्चों जिसमें कार्बन है, राइट? सो दे आर नॉट द नॉर्मल सिंगल metal cations, they are organic cations, and hence they have very small melting point, very low melting point, okay? अच्छा, उसके बाद अगेन दे हैव सेड ऑल दिस थिंग्स, ये मेल्टिंग पॉइंट और इनके ऊपर है, ठीक है? ये होमवर्क है आपके, स्टडी गाइड समरी है, ठीक है? आपको तुरंत ये कर लेनी है भैया, और यहाँ पे हमारे पास छोटे छोटे क्वेश्चन है।
ये पीरियोडिक टेबल में ये एलिमेंट्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। Here you would find the element that has an ion with each of the following configuration. चलो भाई थोड़ा सा 6.20 में बताएं मेरे को कहाँ पे मिलेगा ये आपको। देखो 3+ आयन है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कहाँ पे है, इसमें मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स हमने निकाले हैं, राइट। क्या था हमारा नेमोनिक, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1 2 3 4 ऐसे करके चलते थे हम। थोड़ा सा स्पेस देता हूँ यार, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, 1s 2s 3s 4s, 1s2 2s2, यहाँ पे 2p 6 यहाँ तक दे रखा है। 2p के बाद यहाँ 3p है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन जब मैं ऐड करूंगा बच्चों, तो कैसे ऐड करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा 3s2 3p1, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि ये तो थ्री सर प्लस आयन है, तो यानी मेटल के लिए क्या होगा, ये तो हमें गिवन है, राइट। तो अगर मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, जिससे ये आयन बना है, उसमें हम 3 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड करेंगे, बिकॉज वी हैव फॉर्म्ड अ 3+ आयन, तो क्या हो गया 1s2 2s2 2p6 और 3s2 3p1, राइट। तो ये कौन सा मेटल है, ये हो गया यानी Aluminum. एल्यूमिनियम। भैया पीरियोडिक टेबल आ गए हैं ना, अगर नहीं आए हैं तो फिर ध्यान रखो, ये है ए, और यहाँ कहीं लाई करेगा, इसको थोड़ा और कलर में लिखते हैं, ग्रीन में, या चलो इसी को रहने देते हैं। ये है यहाँ कहीं, ये है ए, and what is A, and this ion is aluminium 3+, right, right, Yes, sir. है ना, aluminium 3+ है, शाबाश शाबाश शाबाश, कम ऑन बी। 3+ आयन है, तो इसमें 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड करो, राइट। सर तो पी ब्लॉक और PD3 ग्रुप 13। देखो ये जब 3D भरने लगते हैं, तो हमने बोला है कि जब मैं यहाँ से अगर मुझे आयन बनाना है बच्चों, तो सबसे पहले मैं इसमें ना जो ऐड करूंगा वो 4s में ऐड करूंगा, क्योंकि रिमूव 4s से होते हैं पहले, जब भी डी में होते हैं, ये बात कर चुके हैं हम लोग। तो 2 यहाँ पे ऐड करूंगा और यहाँ पे एक ऐड कर दूंगा ये, और मुझे पता है ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं एग्जिस्ट करते, क्योंकि हाफ फिल्ड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। देखो बच्चों, ये बार बार ही हमने डिस्कस किया है, बहुत बारी आईआईटी में पूछा जा चुका है, तो ये असली में कॉन्फ़िगरेशन ये होगी, मतलब ये क्रोमियम है, 3+ आयन बना है, 3+ आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गिवन है, तो मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा। 3 इलेक्ट्रॉन्स जब मैं ऐड करना स्टार्ट करूंगा, तो पहले मैं 4s में इलेक्ट्रॉन्स ऐड करूंगा, क्योंकि जब भी डी ऑर्बिटल्स कंसिडर करते हैं, हमने कहा था, तो उसमें जब इलेक्ट्रॉन्स हमने आयन बनाने के लिए रिमूव करे होते हैं, तो हम कहाँ से करते हैं रिमूव, 4s से सबसे पहले करते हैं। तो जब मैं ऐड करूंगा रिक्रिएट करने के लिए, तो मैं ऐसे करके क्रिएट करूंगा, या तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, ये सब तामझाम नहीं करके भी आप ये देख सकते हो कि भैया आर्गन का क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है, और ये है, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरा ऐड कर दोगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, ठीक है भाई, Yes, sir. है ना, वो सबसे इजी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के चक्कर में आपको पढ़ना ही नहीं है, राइट। ठीक है भाई, आर्गन का 18 हो जाएगा, 18 और 3 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, 21 हो गया, और 3 और इलेक्ट्रॉन आ गए, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 24, राइट। यहाँ पे ऐसे गिन लो, वो ज्यादा बेटर है, सेम एल्यूमिनियम के साथ, फर्स्ट वाले के साथ भी हम वैसे ही कर सकते हैं, ये रहा। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि आर्गन के पास कितने हैं, 18 +3, और +3 हमें ऐड करने पड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ से 3+ आयन बनाया हुआ है, तो ये 24 है, तो इसका मतलब ये क्रोमियम है, ठीक है।
तो ये आएगा, यहाँ पे आ जाएगा बी। तो क्रोमियम पता चल गया। अब क्रोमियम 3+ की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, राइट। तो आपके लिए यहाँ पे बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? नॉर्मल होती है आर्गन 3d5 4s1, राइट। तो एक पहले तो ये हो गई यार, इसको क्या करूं, यहाँ पे थोड़ा जगह है, या चलो नीचे कर देता हूँ यहाँ पे। तो क्रोमियम हमने आइडेंटिफाई कर लिया Z = 24 पे। तो ये हो गया आर्गन 3d5 4s1। मुझे यहाँ से क्या बनाना है? क्रोमियम 3+। तो सबसे पहले हम 4s से 1 निकालेंगे और वहां से d से 2 निकाल लेंगे। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी आर्गन 3d3। ये हो जाएगी। सी वाला देखें बच्चों। कौन सी एलिमेंट हो जाएगी ये? Sir, atomic number 50. It will be the 10. वेरी गुड, वेरी गुड। बाकी लोग, आकाश आया है क्या? आया है। नहीं सर। नीफ क्या हुआ तुम्हारा? तुम गायब होने वाले थे। सर आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है, आ रहा है। नीफ, नीफ से पूछ रहा हूँ मैं। नीफ क्या हुआ? यू आर गोइंग टू स्कूल, व्हाट हैपेंड? एनीवेज, ठीक है। सो ये हमने कर लिया, राइट। ओके, व्हाट एल्स? हाँ, तो ये 10 हो गया भाई लोग, सी वाला। ठीक है, सी हैज बिकम 10, राइट। क्रिप्टॉन का कितना है एटॉमिक नंबर? 36. ठीक है भाई। 36 में हमने 12 और ऐड कर दिए तो कितना हो गया? 48। और 2 और ऐड कर दिए तो 50, तो 10 हो गया वो। तो 10 2+ हम लिख लेंगे, राइट। सो दिस इज बेसिकली 10 2+, राइट। 10 2+ आएगा बोरॉन। यहाँ से कार्बन है, देखो ये कार्बन है, यहाँ से ये कार्बन। काशी गए शंकर, यहाँ पे आ जाएगा ये ऐसी। एंड फाइनली डी। डी क्या है? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। Sir, silver. 47 atomic number. यस, वेरी गुड, सिल्वर। बाकी लोग भी भाई थोड़ा काम करो यार। सिल्वर विल बी समवेयर हियर। ये रहा सिल्वर। तो डी इज बेसिकली Ag+, राइट। सी वाज 10 2+। ये हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज circle the appropriate part or parts of the periodic table where the following elements appear. Elements with the smallest value of first ionization energy. तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी स्मॉलेस्ट यहाँ अपेयर करेंगी, राइट। ये सबसे एकदम बॉटम में है, एंड दिस इज ग्रुप 1 एंड दिस इज ग्रुप 2। दे आर द लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जीज। एंड एज वी गो डाउन, what happens to the ionization energy? It decreases, right? Because the electrons are farther and farther from the nucleus, so it is very easy to knock out the electron. Next, elements with the largest atomic radii, फिर से यहीं पे
एज वी गो डाउन एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। देखो ऐसे करके जब जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो एटम स्मॉल होते जाते हैं, ठीक है, एटम्स आर स्मॉलर, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। तो दिस इज ए एंड दिस इज ऑल्सो बी। एलिमेंट्स विद द मोस्ट नेगेटिव वैल्यूज ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो हमने यही डिस्कस किया था कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा है नेगेटिव, ठीक है, और ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है बच्चों, ठीक है। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन जो है दे हैव द मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब दे विल रिलीज द मोस्ट largest amount of energy when an electron is added to them because they will stabilize themselves, ठीक है। तो ये सी है, so we are talking फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे ये फ्लोरीन है, यहाँ ऑक्सीजन। ये देखो 6.24, this figure represents the successive ionization energy of an atom in the third period of the periodic table. Which atom is this most likely to be? शाबाश, चलो करो, सोचो, दिखाओ मेरे को, बताओ क्या है ये, क्या पॉसिबल है। देखो इसमें सबसे बड़ा क्लू है कि दो इलेक्ट्रॉन तो आराम से निकल गए हैं, पर तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालते ही वॉट लग गई है। तो इसका मतलब है कि दो इलेक्ट्रॉन करते ही उसने नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लिया है, ठीक है। Or is it Sir, so magnesium? then magnesium. इट इज, Magnesium. है ना। पहले तो चेक करो, थर्ड पीरियड के लिए है, वो थर्ड पीरियड में ही है मैग्नीशियम। Hmm. यस, ठीक है भाई, तो दिस इज मैग्नीशियम, राइट, है ना, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन्स तो वो आराम से लूज कर लेगा, बट आफ्टर दैट देख रहे हो ना ये क्या होता है, एक्सपोनेंशियल एकदम जो राइज आता है, राइट, ठीक है, ये हमने बात करी हुई है पहले भी। ये देखो, ये हमने इसके लिए बात करी हुई है, राइट, ये वैसा ही सेम ही क्वेश्चन है। वेरी गुड, ओके, ये नंबर्स होमवर्क करो। ये देखो, which compound is more likely to represent an ionic compound and which is a covalent compound?
Sir, is A ionic? यस आई थिंक ए विल बी आयोनिक, राइट? एवरीबॉडी इज क्लियर है ना? क्योंकि पास पास चिपके हुए हैं यार, अब बार बार एक ही बात कर रहे हैं हम लोग कि वो चिपक गए हैं, है ना? Yes, sir. ठीक है, एवरीबॉडी इज क्लियर ऑन दिस? विवान, Yes, sir. आकाश, Yes, sir. ग्रेट। ये हो जाए जरा 6.28। Sir, does A have smallest lattice energy and C have largest? सी लार्जेस्ट लग रहा है, जस्ट आस्किंग। लग तो रहे हैं भाई छोटे छोटे। हाँ, जिस कैटायन एनायन सबसे ज्यादा छोटे सी में ही है, राइट? और ए में सबसे बड़े हैं। तो जब छोटे होंगे कैटायन एनायन तो इसका मतलब है वो जीत जाएगा, ठीक है? तो ये लार्जेस्ट ट्यूब एंड दिस हैज, ठीक है भाई। ये करो जरा। बहुत बढ़िया भाई, शौर्य, एकदम। बाकी जनता ने तो होमवर्क सबमिट नहीं किया है। कम ऑन कम ऑन, शाबाश। Sir, can we mark them as X and Y?
नहीं नहीं यार, पीरियोडिक टेबल है ना आपके पास। इसलिए मैंने कहा पीरियोडिक टेबल कंस्ट्रक्ट करना सीखो। दिस इज कार्बन, ये फ्लोरीन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, ये ब्रोमीन है, ये लेड है, ये बेटा मांगे कार स्कूटर वाला ग्रुप है, बेटा मांगे कार, ये स्ट्रॉन्शियम है। कम ऑन। सर पहले वाला होगा F2 है सर। ग्रीन ग्रीन, ग्रीन क्या होगा, सॉरी, रेड सर रेड क्या होगा? सर ब्लू वाला होगा F2 है सर। ब्लू वाला क्या है, क्या बोल रहे हो? F2 है सर। Yeah, but cation is placed first. Okay? Cl Na नहीं बोलते ना, NaCl बोलते हैं। ओ हाँ सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। ये ब्लू है, ग्रीन वाला Sir, CBr4. CBr4। रेड, सर PBS। yeah, PbS2 भी होगा, we'll talk about this later, but yeah, PbS, yeah. Yeah, more or less done here. um, यहाँ से थोड़ा 6.54 से देखो, बाकी ये ठीक है। ऑल दीज आर होमवर्क, जो जो हम नहीं कर रहे हैं, ये सेक्शन ठीक है ना, ये सब दिस गोज बियॉन्ड सेइंग, राइट? दीज आर होमवर्क, जो हमने नहीं डिस्कस किए वो बच गए हैं, वो होमवर्क है। सेक्शन प्रॉब्लम आपको करके देने हैं, और मैंने बार बार ही बोला हुआ है, आप नहीं करके दोगे तो यार देखो, बहुत सारे ऐसे तरीके, फिर आपके पेरेंट को कॉल कर रही है सब, इस सब से आप आगे नहीं जाओगे। दिस इज नॉट योर पेरेंट्स जॉब, इट्स नॉट इवन योर पेरेंट्स जॉब टू पुश यू, यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एंड यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग। यार तुम्हारे जीरो लगेंगे, जीरो। और जब एक बच्चा करके दे सकता है तो सारे बच्चे होमवर्क करके ला सकते हैं। चलो भाई, ये वाला कर रहे हैं अभी, 6.52 कर रहे हैं यहाँ पे, फिर 5.4 कर रहे हैं। शाबाश शाबाश, करो करो।
अच्छा एनीवेज यार, ऐसा करो, ये करके लाओ यार घर से, ठीक है? आपके पास कल के लिए टाइम है, वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है? अब इसमें करो यार, ठीक है? इसमें मैं बार बार ही नहीं बोलूंगा कि, ठीक है? आपके पास ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है? करके लाने, स्टार्ट विद इवन नंबर प्रॉब्लम्स, ठीक है? तो तुरंत हाफ हो जाएंगी ये प्रॉब्लम, तो आई एम एक्सपेक्टिंग टुमारो, ठीक है? बैठेंगे और करके देंगे जितना भी आप कर सकते हो, जितना मैक्स हम कर सकते हैं, राइट? फिर ये है प्रीवियस ईयर के, ठीक है? सो प्रीवियस ईयर वी आर गोइंग टू डिस्कस, ठीक है? तो एक बारी प्रीवियस ईयर को अटेम्प्ट करके आए, ठीक है? एक बारी अटेम्प्ट करके आओगे तो और अच्छे से समझ में आएगा जब यहाँ पे डिस्कस हो रहा होगा, ठीक है? आंसर्स दे रखे हैं मैंने, ठीक है? ज्यादा है नहीं, ये देख रहे हो 3 ही पेज के हैं ये काम है आपके पास। अब मूव कर रहे हैं इसमें कोवलेंट बॉन्डिंग में। देखो अभी पहले आयनिक बॉन्डिंग देखा था हमने, अब हम क्या कर रहे हैं, अब नाउ वी आर मूविंग टू कोवलेंट बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। देखो बच्चों, मैंने बार बार ये एम्फसाइज किया हुआ है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट बॉन्डिंग, कि बॉन्ड कैसे फॉर्म हो रहे हैं। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब हम यही देखेंगे कि बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे अकर करती है। अगर हमें, और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमें बॉन्डिंग क्लियर होनी चाहिए कि आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, हम स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मतलब अभी भी हम लोग उसी में चल रहे हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई में। मतलब तो ये सारे जो चीजें हैं, अगर ये हमें नहीं आएंगी तो हमें ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने बोला 3 केमिस्ट्री पढ़ते हैं हम लोग, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट दीज 3 चैप्टर्स। एक हमने देख लिया है आयनिक कंपाउंड्स, अब हम देख रहे हैं कोवलेंट, और उसके बाद हम बॉन्डिंग के और एडवांस कॉन्सेप्ट देखेंगे, जैसे वैलेंस शेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड सो ऑन। तो बच्चों ये जो 3 चैप्टर्स हैं, दे फॉर्म द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अगर हमें ये चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप ये सोच लो कि जो 3 पोर्शन है उसमें से 2 पोर्शन हमारे कभी भी अच्छे से नहीं हो पाएंगे। मतलब 66% जो चीजें हैं, 66-67% वो हमारी गायब रहेंगी। तो इसीलिए जो भी होमवर्क बोला जा रहा है वो मुझे सबमिट करके दो। नहीं तो आप नहीं अटेम्प्ट करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा जब सॉल्यूशन भी डिस्कस, क्योंकि आपने अटेम्प्ट ही नहीं किया हुआ है। तो जब आप सॉल्यूशन कर लोगे, एक बार अटेम्प्ट कर लोगे, भले हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है, आपके पास आंसर्स हैं, आपने देख लिए एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी चीजें। और तो आपको समझ में भी आएगा, जब मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो आपको चीजें समझ में भी आएंगी। देखो क्या क्या डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। अभी तक हमने आयनिक बॉन्डिंग देखी, इसमें कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग जिसे बोलते थे कोवैलेंट बॉन्डिंग, मतलब इसमें कोऑपरेशन हो रही है। इसमें 2 एटम है, वो आपस में को है, मतलब एक एक लेके आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन और बॉन्डिंग अकर कर रही है। फिर हम देखेंगे स्ट्रेंथ्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स, देन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है? फिर हम कंपेयर करेंगे आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स को, ठीक है? आयनिक बॉन्डिंग और कोवैलेंट बॉन्डिंग को कंपेयर करेंगे उनके कंपाउंड्स में, राइट? फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर आपको नहीं देखो, क्योंकि पूरे केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक में, जो केमिकल बॉन्ड बनाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कर्व्ड एरोस। तो कर्व्ड एरो से हम मैकेनिज्म दिखाते हैं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स ही नहीं आएंगे तो इसका मतलब है कि आप ये समझ लो, मैं आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश 7 फ्रॉम अ 9 और अ 5 फ्रॉम अ 3, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? फिर प्रोसीजर फॉर ड्राइंग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स, ये हम देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हमें कैसे ड्रॉ करने हैं। फिर वी आर गोइंग टू ड्रॉ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर रेडिकल्स, ठीक है? ये थोड़ा एक अलग से टॉपिक इसलिए इन्होंने ट्रीट किया हुआ है क्योंकि जो रेडिकल्स होते हैं उसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इवन नंबर के लिए तो चीजें सिंपल हैं, ऑड नंबर के लिए भी सिंपल ही है, ठीक है? तो ये अलग से इसलिए डिस्कस किया हुआ है रेडिकल्स के लिए, बिकॉज देयर आर गोइंग टू बी ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। And finally, we are going to discuss electron dot structures of compounds containing only hydrogen and second row elements, ठीक है? फिर हम देखेंगे थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स एंड रेजोनेंस, एंड फाइनली वी आर गोइंग टू see something which is called formal charge.
जैसे हम बोल देते हैं ना कि अरे O2 नेगेटिव है, तो ये जब नेगेटिव पॉजिटिव जब हम बोलते हैं ना, तो उसे बच्चों बोलते हैं फॉर्मल चार्जेस। ठीक है, तो हम देखेंगे कि हर एक एटम के ऊपर फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि जब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें हर एक एटम के ऊपर हमें ये बताना होता है कि इस पे कितना फॉर्मल चार्ज आया है, राइट। सो दैट इज द गेम। तो ये है हमारा इस चैप्टर में, ठीक है। वी आर गोइंग टू कंसीडर कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स हियर, ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले कि भाई व्हाट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने कंसिडर किया है एक H2 मॉलिक्यूल को, राइट। एक H2 मॉलिक्यूल को यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। ओके, H2 मॉलिक्यूल। और H2 मॉलिक्यूल देखो बच्चों बना है दो हाइड्रोजन एटम से। पहले हाइड्रोजन एटम में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैं प्रोटॉन बोल देता हूँ ऐसे, पॉजिटिव। तो दूसरे हाइड्रोजन पे भी एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। ये है सिचुएशन। इनके बीच में बॉन्ड बनना है। शुरू शुरू में ये दोनों हाइड्रोजन एटम दूर दूर हैं। अब ये पास में जब आ रहे हैं तो इनके बीच में केमिकल बॉन्ड क्रिएट होगा। देखो जब ये पास में आएंगे तो देखो क्या क्या फोर्सेस चलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना। तो पहले तो रिपल्सिव को हमने रेड से बता रखा है, ठीक है। तो रिपल्सिव फोर्सेस कौन कौन से होंगे, रिपल्सिव रिपल्सिव में दोनों प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं, यानी न्यूक्लियस, बेसिकली प्रोटॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस में। तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस चलेंगे। जब वो पास में आएंगे तो दोनों के जो प्रोटॉन्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जब वो पास में आएंगे तो साथ में उनके इलेक्ट्रॉन्स भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है। दे विल ऑल्सो रिपेल, राइट, बिकॉज दे आर सेम चार्जेस। तो यहाँ पे जब वो पास में आ रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के रिपल्सिव फोर्सेस जो हैं वो दे आर कमिंग इनटू पिक्चर, ठीक है। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस के लिए आप हम देखें तो थोड़ा मैं इसको प्रोटॉन 1 प्रोटॉन 2 लिख देता हूँ और इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 2 लिख देते हैं। जब बच्चों ये पास में आ रहे हैं तो कुछ अट्रैक्टिव फोर्सेस भी होंगे, तभी तो बॉन्ड बन रहा है ना, तो क्यों बनेगा। अट्रैक्टिव फोर्सेस कौन से होंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में एंड सेकंड प्रोटॉन के बीच में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेंगे। और साथ में किसके बीच में होंगे, इलेक्ट्रॉन 2 नेगेटिव एंड प्रोटॉन 1 पॉजिटिव। देखो ध्यान से, ठीक है। ये जो है, ये जो अट्रैक्शन दिखाया गया है यहाँ पे, किसके बीच में अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन 1 एंड प्रोटॉन 2 के बीच में ये अट्रैक्शन है। मैं इसको थोड़ा ब्लू से कर देता हूँ। दिस इज अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन 1 एंड प्रोटॉन 2। ये ऊपर वाला जो अट्रैक्शन है ये किसका अट्रैक्शन है, दिस इज द अट्रैक्शन बिटवीन, सॉरी, ये वाला इलेक्ट्रॉन 1 है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ पे दिखाया हो तो ये इलेक्ट्रॉन 1 है और एंड सेकंड प्रोटॉन के बीच में। यहाँ पे ये किसके बीच में है, इलेक्ट्रॉन इसका है, इलेक्ट्रॉन 2 माइनस का है, और ये किसका है, प्रोटॉन 2 प्लस है। ये अट्रैक्टिव है। इसको थोड़ा और स्पेस्ड आउट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन 1 है और यहाँ पे प्रोटॉन 2 प्लस है, इनके बीच में ये अट्रैक्टिव है। थोड़ा रिपल्शन के लिए यहाँ पे कौन सी रिपल्शन हो रही है भाई, ठीक है, दिस इज द रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन 1 माइनस एंड इलेक्ट्रॉन 2 माइनस। दिस रिपल्शन इज अगेन बिटवीन प्रोटॉन 1 प्लस एंड प्रोटॉन 2 प्लस। ये इंटरैक्शन बच्चों यहाँ पे चल रही है। सी, जो दो न्यूक्लियस के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो तभी बहुत ज्यादा ऑपरेट करते हैं जब वो बहुत ज्यादा पास में आ जाते हैं, क्योंकि देख रहे हो न्यूक्लियस एकदम अंदर है, ठीक है। तो वो रिपल्शंस तभी डोमिनेट करना शुरू करते हैं जब ये एटम बहुत क्लोज आ जाएंगे।
उससे पहले ये जो न्यूक्लियस के रिपल्सिव फोर्सेस हैं उतने डोमिनेंट नहीं होते हैं। एनीवेज, सो the nucleus electron attractions are greater than the nucleus nucleus and electron electron repulsions, resulting in a net attractive force that binds the atom together। ठीक है, अगर इनके बीच में बॉन्ड बना है तो सिंपली हमारे दिमाग में क्या है कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू रिपल्सिव फोर्सेस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ है, ये जो रिपल्सिव फोर्सेस हैं वो उनका मैग्नीट्यूड कम है, और ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं इनका जो मैग्नीट्यूड है वो ज्यादा है, इसलिए जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं वो विन कर रहे हैं, और इसीलिए इनके बीच में केमिकल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, एक तो यहाँ पे ये हो गया। थोड़ा सा और, ठीक है, एक तो ये डायग्राम ये बता रहा है। अब इसको थोड़ा सा और पिक्चर, हमने जब आईआईटी जेईई में एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था, मैंने कहा ये बॉन्डिंग में देखेंगे, इन्होंने यहाँ पे डाल दिया। तो देखो बच्चों, ये डायग्राम था वो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फिर से इस डायग्राम को समझ लें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, समझ में आता नहीं है जनता को आराम से। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या है, जो सिचुएशन है, कौन सा कलर लें यार, ये ले लेते हैं। ये यहाँ पे है सिचुएशन, इसको हटा देते हैं। ये है सिचुएशन। शुरू में क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम बहुत दूर है, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, टू फार अपार्ट, इनके बीच में कोई बॉन्डिंग नहीं है। बच्चों इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हम इनकी एनर्जी को बोल रहे हैं, ये है 0 पॉइंट एनर्जी। ठीक है, कुछ और लेता हूँ यार, ये ले लेता हूँ। ये है 0 पॉइंट एनर्जी। देखो यहाँ पे 0 एनर्जी है। ठीक है, शुरू में क्या सिचुएशन है, शुरू में ये सिचुएशन है कि हमारे पास ये बहुत दूर है। तो उस टाइम पे इनके बीच में कोई भी एनर्जी नहीं है, 0 एनर्जी है। देयर इज 0 एनर्जी ऑफ इंटरएक्शन, देयर इज नो बॉन्डिंग। ठीक है, देखें यहाँ पे, इफ द एटम्स आर टू फार अपार्ट अट्रैक्शंस आर वीक एंड नो बॉन्डिंग अकर्स। जाहिर सी बात है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या चीज होना शुरू हुई है, अब ये दोनों पास आना शुरू हो रहे हैं। अब इस एनर्जी के इस ग्राफ को देखो, ये जो ऐसे करके बना है। ठीक है, फिर से इस पर मैं यहाँ करूँ, यहाँ पे ये 0 पॉइंट एनर्जी है। जैसे जैसे ये पास आएंगे इनके बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा है। देखो अट्रैक्शन का मतलब है नेगेटिव एनर्जी। ठीक है, नेगेटिव एनर्जी का सिंपली ये मतलब है कि हमें इन्हें सेपरेट करने के लिए हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी वो 0 होएगा, ये मतलब है। हाइड्रोजन एटम में भी हमने देखा था इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नेगेटिव है, इसका मतलब है दे आर बाउंड टू द न्यूक्लियस, उसमें कुछ बॉन्डिंग है, उसमें कुछ अट्रैक्शन है। यहाँ पे भी नेगेटिव का यही मतलब है। तो यहाँ पे देखें, जैसे जैसे ये पास आ रहे हैं पास आ रहे हैं, इनकी एनर्जी जो है कम होती जा रही है। ठीक है, कम होती जा रही है, एनर्जी रिलीज करते जा रहे हैं, तभी वो और स्टेबल होते जा रहे हैं। ऐसे आते गए आते गए आते गए आते गए, और इस पॉइंट पे आके हमने ये बोला है कि जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन की वो कंप्लीट हो गई है इस पॉइंट पे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, इस पॉइंट पे हम बोल देते हैं कि एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है, राइट। सो एट दिस पॉइंट अ हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड हैज बीन फॉर्म्ड। देखो बच्चों, ये एनर्जी और इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे प्लॉटिंग चल रही है। जो वाई एक्सिस है उसमें एनर्जी प्लॉटेड है। ठीक है, ये एनर्जी है, यहाँ पे एनर्जी प्लॉट है ये, और यहाँ पे इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस प्लॉट है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस। सो व्हाट इज हैपनिंग हियर अगेन, initially though hydrogen they were far away, then they started getting closer together. As they got closer together, as they are getting closer together, they are releasing energy, and finally we have created an energy minima। ये एकदम मिनिमम वैल्यू है एनर्जी, और वो उस एनर्जी को जब हमने ग्राफ पे देखा तो वो ग्राफ पे कितनी एनर्जी आई है, वो ये एनर्जी आई है 436 किलो जूल पर मोल, इन दोनों ने रिलीज करी है जब ये पास में आ गए। हमने उस टाइम पे जब ये डिस्टेंस मेजर करा कि कितना है, ये
इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, तो हमने देखा कि ये दिस इज अराउंड 74 पिकोमीटर। ये एक्स एक्सिस पे 74 पिकोमीटर पे है ये, ठीक है भाई, ये है और ये है एनर्जी मिनिमा जब अकर करता है, ठीक है। तो उस एनर्जी मिनिमा, कितना एनर्जी मिनिमा हुआ है, उसे हम बोल देते हैं बॉन्ड एनर्जी। मतलब अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सप्लाई करनी पड़ेगी 436 किलो जूल पर मोल। इफ आई वांट टू ब्रेक 1 मोल ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स, देन वी हैव टू सप्लाई 436 किलो जूल पर मोल, तब ये फिर से ब्रेक हो जाएंगे। जब ये पास में आएंगे तो एनर्जी रिलीज करेंगे, क्योंकि मिनिमम एनर्जी मींस मैक्सिमम स्टेबिलिटी। और जब ये उतनी एनर्जी रिलीज कर देते हैं, तब इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 74 पिकोमीटर। उस एनर्जी मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होता है, 74 पिकोमीटर। और बच्चों जब ये 74 पिकोमीटर होता है तो इसका ये मतलब हो गया कि उस चीज को, उस इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस को हम लोग बोल देते हैं ये बॉन्ड लेंथ है। क्या बोल देते हैं हम, कि दिस इज द बॉन्ड लेंथ फॉर दिस पर्टिकुलर बॉन्ड, ठीक है। यानी एनर्जी मिनिमा के कॉरेस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, उसे हम बोल देते हैं वो बॉन्ड लेंथ है। ओके, यहाँ तक हो गया। पहले वो दूर दूर थे, फिर पास आना शुरू हुए, पास आना शुरू हो गए, फिर यहाँ पे ये हो गया, ठीक है भाई। पहले दूर दूर थे, अपने अपने घरों में रह रहे थे लड़का लड़की, फिर पास आने लगे आने लगे आने लगे, स्टेबिलिटी उनकी बढ़ गई, फिर उनकी यहाँ पे शादी हो गई। ये है मेन पॉइंट शादी का। शादी के बाद अब ये इनके झगड़े शुरू हो गए और पास आ गए, टू क्लोज आते। मैंने बताया कि जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन है वो तभी ऑपरेट होना शुरू होते हैं व्हेन दे बिकम टू क्लोज टू ईच अदर। तो अगर हम डिस्टेंस को और देखो यहाँ पे, यहाँ से कम करते जाएं, इसको मैं थोड़ा फिर से वापस इसी पे आते हैं। अब अगर हम फिर से डिस्टेंस को कम करते जाएं, मतलब इनके बीच में और डिस्टेंस कम होता जा रहा है, तो स्ट्रॉन्ग रिपल्शंस अकर, तब क्या हो जाएगा, रिपल्शंस और बढ़ना शुरू हो जाएंगे, दे बिकम, है ना, बहुत ज्यादा रिपल्शन बढ़ना हो जाएंगे शुरू। देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो एनर्जी पॉजिटिव में चली गई है, ठीक है। एनर्जी यहाँ पे पॉजिटिव में चली गई है, मतलब दे आर ऑलरेडी गॉन इनटू द रिपल्सिव जोन, ठीक है। तो ये है, तो इनका तलाक हो गया ऊपर जाके, ठीक है। दे हैव बीन डिवोर्स्ड, ठीक है। दे हैव बिकम टू क्लोज। टू क्लोज में क्या होएगा, न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन दे विल स्टार्ट अकरिंग। तो बच्चों ये है ग्राफ, ठीक है। तो आई थिंक आई एम गोइंग टू लीव इट लाइक दिस, and maybe I'll add the same page so that you can look at the graph clearly also, but I think we have not spoiled the graph, so ठीक है, ठीक है। तो ये है सिचुएशन इस ग्राफ की। ये ये एनर्जी ग्राफ ये बता रहा है कि और भी अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस में बॉन्ड लेंथ जितनी आ गई है, जब एनर्जी मिनिमा हो गया उसके बाद भी अगर वो पास आते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा, तब स्ट्रॉन्ग रिपल्शन जो है वो ऑपरेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड फाइनली द एनर्जी इज गोइंग टू गो ऑन टू द पॉजिटिव साइड। पहली चीज तो ये है बच्चों कि हम लोग ना यहाँ पे जो अप्रोच कर रहे हैं इसको, वी आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे करके देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके आ रहा है, शुरू में यहाँ कहीं था, सो वी आर अप्रोचिंग दिस ग्राफ लाइक दिस, और फिर वो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, rather than seeing it from left to right, ठीक है। ये ऐसे करके आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। तो अब आपको कोई भी ग्राफ दिया होगा तो आप इस ग्राफ को देख के आपसे पूछा जाए कि भैया कितनी है इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या है, तो आप देख लोगे कि एनर्जी मिनिमा कहाँ पे अकर हुआ है, वही उसकी बॉन्ड एनर्जी है। फिर हम क्या देख लेंगे कि उसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना है, तो हम वहां से क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखो जब हम ऐसे करके चीजें ड्रॉ करते हैं बच्चों, तो इसका यह मतलब होता है वन लाइन, one line means two electrons, okay, we are always going to remember this, one line is equal to two electrons। मतलब जैसे ये जो एक लाइन है इसमें क्या हुआ है, जैसे यहाँ पे अगर हम कंसिडर करें, तो यहाँ पे ये हुआ है कि ओके, या ओके, कि ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और ये कार्बन भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया,
इन दोनों ने एक मिलके एक लाइन बनाई। तो एक लाइन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन है। दे हैव शेयर्ड दीज इलेक्ट्रॉन्स, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए, फिर उन्होंने शेयर किया। जैसे दो बच्चों ने अपने घर से दो टिफिन लेके आए, एक बच्चा लेके आया टिफिन और दूसरा लेके आया, एंड देन दे हैव शेयर्ड इट। दिस इज कोवैलेंट बॉन्डिंग। सी अगेन, so this one line, it indicates the shared electrons in covalent bonds। ठीक है, ये इनके बीच में क्या बता रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये शेयर करे हुए हैं। ठीक है, एक तो ये है। एवरेज बॉन्ड लेंथ का टेबल कंस्ट्रक्ट किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 37 पिकोमीटर और एटॉमिक रेडियस क्लोरीन का कितना है, 99 पिकोमीटर। तो हम HCl जो बॉन्ड लेंथ है उसको हम क्या बोल देंगे, ये 136 पिकोमीटर। एक्चुअल साइज क्या है, एक्चुअल वैल्यू 127 पिकोमीटर। ठीक है, और वैसे ही जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एज द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट इंक्रीजेस। वेरी सिंपल, कोई एकदम लोचे का काम ही नहीं है, बहुत ही सीधा है। देखो बच्चों, फिर से हम यहाँ पे आ रहे हैं। अब हम डिस्कस कर रहे हैं स्ट्रेंथ्स ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो अगर एक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होगा, एक बॉन्ड स्ट्रांग होगा, तो हमें उतनी ही ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू स्प्लिट इट। ठीक है, हमें पता है कि H2 मॉलिक्यूल इज लोअर इन एनर्जी देन टू सेपरेट हाइड्रोजन एटम, क्योंकि वो नेगेटिव हो गया था, एनर्जी रिलीज हो गई थी। ठीक है, when when two hydrogen atoms they bond together, they form lower energy H2 molecules, right? And in the process they release 436 kilojoule per mole, जो कि अभी अभी हमने देखा है। ठीक है, in other words, if I want to split that H2, तो हमने क्या कहा कि हमें कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, 436 किलोजूल must be added to split 1 mole of H2 molecules apart into 2 mole of hydrogen atoms। तो यहाँ पे इसी प्रोसेस को डायग्राम से दिखाया गया है कि अगर यहाँ पे इसको देखें, अगर दो HH हैं, ठीक है, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल है, तो अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा 436 किलोजूल, तो ये क्या हो जाएगा, टू हाइड्रोजन एटम में स्प्लिट हो जाएगा। यहाँ पे ये टू हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पे क्या है, ये 1H2 मॉलिक्यूल है। और ऊपर में हमने ये दिखाया हुआ है कि यहाँ पे कि अगर ये एनर्जी रिलीज कर देगा उतना, दो हाइड्रोजन एटम मिलके, तो वो पास में आ जाएंगे, तो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना देंगे। ठीक है, अब the amount of energy that must be supplied to break a chemical bond in an isolated molecule in the gaseous state, ये important है, in an isolated molecule in the gaseous state, एक single isolated molecule के लिए बता रहे हैं हम। And thus the amount of energy released when the bond formed is called bond dissociation energy। कुल मिला के ये है कि मुझे उस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, दैट वी आर गोइंग टू कॉल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, हम क्या करेंगे, एक हमारे पास जो मॉलिक्यूल है उसको हम तोड़ देंगे। ठीक है, एक आइसोलेटेड गैसियस मॉलिक्यूल है, उसको हम ब्रेक कर देंगे, तो कितनी एनर्जी चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि हमें हमेशा ही एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी टू ब्रेक अ बॉन्ड, राइट। whenever I need to break a bond, I must always supply energy। अगर मुझे कुछ भी चीज तोड़नी है, कुछ भी चीज, बॉन्ड को छोड़ भी दो, then I always have to supply energy। और जब भी एक बॉन्ड बनेगा, तो the amount of energy released, there will be amount of energy released on forming a bond, and it always has a negative value। और यही कन्वेंशन थ्रू आउट केमिस्ट्री चलेगा कि जब भी एनर्जी रिलीज होएगी, तो इट विल हैव, we'll use the negative sign convention। ठीक है, नेक्स्ट, similar to bond length, every bond has its own specific bond dissociation energy, and bonds between the same pair of usually atoms usually have same similar dissociation values। देखो, कहने का ये मतलब है कि दो फ्रेंड्स हैं,
मतलब दो फ्रेंड्स क्या है, पेयर ऑफ फ्रेंड्स को कंसिडर करो, ठीक है। तो उनके बीच में ऑब्वियसली अलग अलग लेवल की बॉन्डिंग होगी, ठीक है, और अलग अलग टाइप का, राइट, ठीक है, उनके बीच में अलग अलग टाइप की। अब हम यहाँ पे उनके बीच में कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है उसको हम बोल रहे हैं कि दैट इज देयर बॉन्ड एनर्जी, ठीक है। तो हर एक फ्रेंड के जो भी है, डिपेंडिंग अपॉन हाउ स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप दे हैव, दे विल हैव देयर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड एनर्जी, ठीक है भाई। उनका उतना ही बॉन्ड उनको डिसोसिएट करने के लिए हमें उतनी ज्यादा, अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है, तो उन्हें हमें अलग अलग करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है। अब मान लिया एक ग्रुप है 6-7 लोगों का, दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ये जैसे फ्रेंड सीरीज है, ठीक है, दे आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स। तो उसमें क्या होएगा, दे विल यूजुअली हैव सेम पेयर ऑफ एटम्स ही मान लो उनको अब एक तरीके से, तो दे विल हैव अ सिमिलर बॉन्ड डिसोसिएशन वैल्यूज। तो देखो यहाँ पे हमने कंसिडर किया इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन को। तो सारे ही केस में हम कार्बन और कार्बन के बीच में बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं। जो भी बॉन्ड हम कंसिडर कर रहे हैं वो किसके बीच में है, इट इज बिटवीन फर्स्ट कार्बन, पहला भी कार्बन है दूसरा भी कार्बन है, हर केस में कार्बन और कार्बन ने शेयर किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि इन सबकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जीज जो हैं वो सिमिलर हैं, राइट। 377, 370, 372 सेम नहीं है, बिकॉज दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, सो अदर फैक्टर्स आर आल्सो कमिंग इनटू प्ले, बट दे आर वेरी वेरी क्लोज टुगेदर, राइट, दे हैव द नियरली सेम मैग्नीट्यूड, राइट। तो एक तो ये चीज हो गई है, ठीक है। As a rule of thumb, though, most of the bonds commonly encountered in naturally occurring molecules. Naturally occurring molecules क्या है, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन, कार्बन ऑक्सीजन, they have values in the range of 350 to 400 किलोजूल पर मोल, ठीक है। तो इस वैल्यू को थोड़ा सा ध्यान में रखें, 350 टू 400 किलोजूल पर मोल के हिसाब से रहेगा ये। तो याद नहीं रखना, बट इट्स अ गुड थिंग दैट यू हैव एन एस्टिमेट, ओके। तो यहाँ पे देखें HF, HCl, HBr, HI में अगर हम देखेंगे, यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, तो पहली चीज ऑब्जर्व करने वाली ये है कि डाउन द ग्रुप जैसे हम जा रहे हैं, यहाँ पे देखो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, ठीक है। क्यों, क्योंकि शुरू में एक H है और F है ऐसे मान लिया, फिर H है, फिर Cl है, फिर H है, फिर Br है। समझ रहे हो ना, साइज बड़ा होता जा रहा है, तो उनकी बॉन्डिंग वीक होती जाएगी, राइट, ठीक है। उनकी बॉन्डिंग क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। तो वीक होती जाएगी तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। और देख रहे हैं यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या है, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे वो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, क्योंकि फ्लोरीन छोटा है, क्लोरीन बड़ा है, फिर क्लोरीन ब्रोमीन में फिर ब्रोमीन बड़ा है, क्लोरीन छोटा है। एज वी गो डाउन द ग्रुप द साइज इंक्रीजेस, सो द बॉन्ड लेंथ हैज इंक्रीज। तो हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ is inversely proportional to bond dissociation energy, है ना। जिसकी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही कम होगी। बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगी। तो आपको अगर ऐसे करके अरेंज करने को आ जाए कि अरेंज इन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम तुरंत देख लेंगे कि भैया, हम सबसे पहले देख लेंगे बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, और उसके हिसाब से फिर हम इनवर्सली अरेंज कर देंगे। ये सबको क्लियर है भाई, हर्ष, विवान, आकाश, अक्षत, हाँ सर। शौर्य, ठीक है, क्लियर है भाई, Yes, sir. हाँ सर। ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ओके। Although there are exceptions, shorter bonds are typically stronger, okay, हम बाद में देखेंगे exceptions। तो FF bond is predicted to be stronger than the Cl-Cl bond because fluorine atoms are smaller, ठीक है। But in fact, यहाँ पे देखिए exception, bond dissociation energy for FF is 159 और क्लोरीन की 243, ठीक है। तो we should have been expecting
राइट, स्मॉलर फॉर ClCl, बट इट इज नॉट द केस। एक हम जाएंगे अभी बॉन्डिंग थ्योरीज में तो हमें क्लियर होएगा, ठीक है। बट या ओवरऑल दिस इज द केस दैट शॉर्टर बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड्स, ठीक है भाई। ओके, तो यहाँ पे ये है चैप्टर 8 में विल डिस्क्राइब दिस टू थ्योरीज फॉर कोवलेंट बॉन्डिंग। फर्स्ट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड देयर इज अनदर थ्योरी व्हिच वी कॉल्ड VBT और वैलेंस बैंड थ्योरी, MOT एंड VBT। और इनको यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे ऑब्जर्व्ड बॉन्ड प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्या क्या बॉन्ड की, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है। और इसमें भी हम देखेंगे कि सर्टेन मॉडल्स work well in explaining and predicting some properties while other models are better suited for different properties। बच्चों ये ठीक वैसी बात है कि मान लिया आपको पता है कि एक जगह पे, जैसे बेंगलोर ही ले लेते हैं, बहुत हाई ट्रैफिक है, ठीक है, और यहाँ पे तो वहां पे आपके लिए मान लिया आपको यू हैव टू गो 1 किलोमीटर से 3 किलोमीटर, और आप देख रहे हो कि यार बहुत हैवी जैम लगता है में, तो उस टाइम पे बाइक बेटर सूटेड होगी एज कम्पेयर टू आपने अगर अपनी बड़ी गाड़ी निकाली, ठीक है। या आप माउंटेन्स पे गए हो, ठीक है, तो आप देखोगे कि यार माउंटेन्स में मान लिया एक ऐसी जगह पे जाना है जहाँ रोड ही नहीं है, तो वहां पे यू हैव टू वॉक, यू कैन नॉट टेक योर व्हीकल, ठीक है। तो वैसे ही ये जो थ्योरीज हैं दे आर बेटर सूटेड on different occasion। one theory will be better suited for first purposes और second में ये है, ठीक है। मान लिया जैसे हमारे पास हमें कपड़ा सिलना है तो हम वी कैन नॉट यूज अ स्वॉर्ड, है ना, तलवार निकाल के हम कपड़ा नहीं सिल सकते, ठीक है, उसके लिए हमें सुई चाहिए। या किसी की गर्दन काटनी है तो हमें सुई नहीं चाहिए, हमें तलवार चाहिए। सो बेसिकली डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स will will be useful at different instances, right, ठीक है। तो वैसे ही है यहाँ पे कि हम देखेंगे कि कौन सी सिचुएशन है, उसके हिसाब से हम थ्योरी लगाएंगे। इसके बाद इसके लिए हम आएंगे, नो नीड टू वरी। ओके, सेम चीज है, सेम कोरिलेशन between bond length and bond strength also holds true for multiple bonds। मल्टीपल बॉन्ड्स का क्या मतलब हुआ, ठीक है। वी ऑफन यूज द टर्म बॉन्ड ऑर्डर टू रेफर टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी FF में देखो एक लाइन है तो हम बोल देंगे बॉन्ड ऑर्डर 1 है। O में 2 लाइनें हैं तो हम बोल देंगे इट हैज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 2। N ट्रिपल बॉन्ड N है तो हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज 3। ये है बॉन्ड ऑर्डर का मतलब, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब हुआ कि कितनी लाइनें बनी हुई है। अगर एक है तो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, क्योंकि बना तो बॉन्ड ही है, हर जगह बॉन्ड ही बना है, ठीक है। जैसे एक घर है, ठीक है, उसमें कोई शर्मा है तो उसके पापा भी शर्मा है, वो लड़का भी शर्मा है, उसकी बहन भी शर्मा है, ठीक है। लेकिन फिर हम उन्हें डिस्टिंग्विश करने के लिए फर्स्ट नेम से बुलाएंगे। वैसे यहाँ पे सब जगह बॉन्ड ही बना है, लेकिन क्या है, बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है। जब एक सिंगल बॉन्ड बनेगा देन वी आर गोइंग टू से दैट इट हैज अ बॉन्ड ऑर्डर ऑफ 1, राइट, लाइक F, सिंगल बॉन्ड F। और डबल बॉन्ड O में क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 2 है। एंड ट्रिपल बॉन्ड N में क्या बोलेंगे, बॉन्ड ऑर्डर 3 है। अगेन multiple bonds are both shorter and stronger than corresponding single counterparts। ये आ रही है बात समझ में हमें, because there are more shared electrons holding the atom together, ठीक है भाई, है ना। you can think of a line as a rope which is binding those two atom together। तो ज्यादा रोप से अगर वो बाउंड है तो ऑब्वियसली वो स्ट्रॉन्गर है यार, ज्यादा रस्सियों से बंधा हुआ है वो, ठीक है। देयर आर मोर नंबर ऑफ रोप्स which are binding those two atoms together, ऐसे भी ले सकते हो। एंड ऑब्वियसली more number of lines means there are greater number of electrons which have been shared together। तो शेयरिंग उनमें ज्यादा है, so they have a stronger bond। तो यहाँ पे देखें बॉन्ड लेंथ O डबल बॉन्ड हो और O सिंगल बॉन्ड हो में बॉन्ड लेंथ 121 एंड 148। तो हमने बोला है कि अगर बॉन्ड लेंथ कम है, बॉन्ड लेंथ शॉर्टर है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ हायर होएगी, राइट, ठीक है। ठीक है, यहाँ से दिख ही रहा है, फिर से वही है ना, अभी अभी हमने बोला डिसोसिएशन एनर्जी हाई है, सेम चीज है बच्चों वहीं पे। बॉन्ड लेंथ ओ bond length is inversely proportional to bond strength, ठीक है, बुलशिट नहीं है भाई, ठीक है। तो ये बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो बॉन्ड में देखें यार, ओ डबल बॉन्ड हो है तो यार शॉर्टर बॉन्ड होएगा, है ना, ठीक है। हमने बोला मल्टीपल बॉन्ड्स आर
शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। तो वैसे हम देख के बता सकते हैं शॉर्टर कौन सा होएगा। अगर आपसे पूछे इन दोनों में कौन सा शॉर्टर होएगा तो हमें पता है डबल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड विल बी शॉर्टर। सिमिलरली एक नाइट्रोजन के केस में हमने एक कंपैरिजन करी हुई है, राइट। यहाँ पे एक कंपैरिजन देखो, यहाँ पे नाइट्रोजन में हमने करा है, एक कंपैरिजन हमने यहाँ पे ऑक्सीजन में करा है, राइट। तो नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड है तो देखो 110 पिकोमीटर है, दे आर शॉर्टर एज कंपेयर टू नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड विच इज 145 पिकोमीटर। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन में अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ को देखेंगे तो 945 है, जबकि नाइट्रोजन नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड इज रफली 1/3 ऑफ दैट, राइट। क्योंकि है ना उसमें 3 टाइम्स बॉन्ड है उससे, तो उसका वो 3 टाइम्स है, ठीक है, रफली, ठीक है, क्योंकि देयर आर आल्सो अदर फैक्टर्स व्हिच कम इनटू प्ले। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट समथिंग व्हिच वी कॉल पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। पोलर, पोलर देखिए वर्ड आया पोल से, है ना। पोल्स मतलब 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, है ना, ऐसे करके। सो देयर आर 2 पोल्स हियर। तो यहाँ पे यार जब केमिस्ट्री में बात हो रही है तो वो 2 पोल कहाँ से बन रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से ही बन रहे होंगे, राइट। कहाँ से बन रहे होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव से 2 पोल बन रहे होंगे। तो पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स यानी ऐसे कोवैलेंट बॉन्ड हैं जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव जो है वो क्रिएट हो रखा है। देखें यहाँ पे जो पोल्स हैं उनको डिनोट करने के लिए द लोअर केस ग्रीक लेटर डेल्टा, डेल्टा को हम यूज करते हैं, ठीक है, डेल्टा को यूज करते हैं। अब देखो बच्चों यहाँ पे ये थोड़ा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये जनता को समझ में नहीं आता क्या हो रहे हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको देखते हैं, इस पे फोकस करते हैं। ये नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड है, इसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल भी बोल रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिक मतलब क्या हुआ कि एक्स है वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, दूसरा एक्स भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, जब इन्होंने मिलके एक बॉन्ड बनाया तो इनके बीच में वो जो केक बना, बॉन्ड को अब हम केक बोल रहे हैं, तो वो जो केक बना है वो दोनों में बराबर कटेगा, क्योंकि दोनों शेयर हैं यहाँ पे। कहेंगे भैया तू क्यों ज्यादा लेगा, मैं क्यों ज्यादा नहीं लूंगा, तो वो बोलेंगे चल ठीक है यार, इक्वल इक्वल। सो दिस इज इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल। मतलब जब वो बॉन्ड का केक है ना, बॉन्ड अब केक हो गया है यहाँ पे, तो जब वो केक कटेगा तो वो दोनों आपस में बार बार बराबर बांट लेंगे, किसी को ना ज्यादा मिला ना किसी को कम मिला, ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस में y और x को इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। y भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, अब हम ये बीच वाले को इमेजिन कर रहे हैं। y भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और x भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, लेकिन यहाँ पे x ज्यादा लालची है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। यहाँ पे x क्या है, इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो y भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और x भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, इनके बीच में जो केक कटा है, ठीक है, देखो x और x के बीच में जो है वो डॉट एकदम बीच में रखा है इन्होंने। अब x और y ने जब केक बनाया तो उसमें ज्यादा केक कौन ले जाएगा, जो ज्यादा लालची है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो कौन है, x है। तो जब वो केक बटा तो हाफ हाफ नहीं बटा, उसने थोड़ा सा हाफ से ज्यादा ले लिया उसको, x ने, y ने थोड़ा सा, y को थोड़ा सा कम मिला। तो y भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, x भी 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया था, लेकिन जब वो केक कटा तो इस बेचारे को कितना मिला, 0.75 इलेक्ट्रॉन ही मिला, और इसने कितना ले लिया, 1.25 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन होते नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का केक बना था, 2 इलेक्ट्रॉन का केक था, उसमें y को कितना मिला, 0.75 इलेक्ट्रॉन। इसलिए y डेल्टा पॉजिटिव हो गया बच्चों, क्योंकि लेके तो आया था बेचारा 1 इलेक्ट्रॉन और अब उस पे कितना रह गया, 0.75 इलेक्ट्रॉन। इट मींस इट हैज लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। वंस यू लूज इलेक्ट्रॉन्स यू एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज। तो इसने पूरा इलेक्ट्रॉन नहीं लूज कर दिया, इसलिए हम ये डेल्टा
जो सिंबल है ये यूज करते हैं। ये डेल्टा सिंबल ये बताता है कि पार्शियल, नॉट कंप्लीट, पार्शियल लॉस हुआ है उसको। एक्स ने क्या किया बच्चों? एक्स ने पार्शियल गेन किया है। एक्स ने क्या किया है? पार्शियल गेन किया है। 1.25 थे, लेके आया 1.1, तो अगर वो 1 लेके आया और उसने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इट हैज एक्वायर्ड अ स्लाइट नेगेटिव चार्ज। So this type of covalent bond is called a polar covalent bond, which has partial charges. अब हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं एक मेटल को और एक हेलोजन को, एक्स को। इसमें क्या हुआ है? मेटल ने अपना पूरा ही इलेक्ट्रॉन हेलोजन को दे दिया, क्योंकि उसे तो चाहिए ही नहीं ना, मेटल तो तुरंत इलेक्ट्रॉन दे देते हैं अपने, बिकॉज दे फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हो गया? उस पे फुल प्लस और फुल माइनस आ गया है। मेटल पे क्या आ गया बच्चों? फुल पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव नहीं, जैसे बीच वाले केस में अभी हमने डिस्कस किया। यहाँ पे क्या आ गया? फुल पॉजिटिव एंड फुल नेगेटिव। So when we have full positive and full negative, then it is ionic bond. When we have nothing, then it is a non-polar covalent bond. And when we have delta plus and delta minus, then we have something which we call polar covalent bond. And polar covalent bonds are formed when there is an electronegativity difference between the two atoms. Ionic कब बनते हैं? जब metals and non-metals like halogens, more electronegative halogens, oxygens, they combine together. पोलर कोवेलेंट कब बनेंगे? जब ऐसे एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, बोथ आर लेट्स से नॉन मेटल्स, और लेकिन एक ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू सेकंड, वो ज्यादा लालची है थोड़ा सा, तो जब वो केक बन रहा है वो थोड़ा सा ज्यादा खा ले रहा है। आयनिक के केस में तो क्या है भाई, मेटल तो बोलता है ये ले भैया मैं पूरा इलेक्ट्रॉन ले जा, लिथियम जैसे क्लोरीन को पकड़ा देगा। लिथियम क्यों? क्योंकि लिथियम तुरंत अपना एक पूरा इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जा रहा है, उसका आउटर शेल जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है, तो वो फुल हो जा रहा है जब, तो ये अकर कर रहा है। सो दिस इज कॉल्ड द बॉन्डिंग कॉन्टिन्यूम from non-polar covalent to ionic. The symbol delta means partial charge, either partial positive or partial negative charge. ये bonding continuum है, ठीक है, मतलब कि बॉन्ड यहां से ऐसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, जैसे हमारे पास रेनबो में होता है कॉन्टिन्यूम, राइट, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वैसे ही यहाँ पे इन्होंने बताया हो कि देखो नॉन पोलर है, ठीक है, दे आर इलेक्ट्रॉनिकली सिमेट्रिकल, फिर पोलर कोवेलेंट है, फिर आयनिक चार्जेस। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम मोरलेस यहीं पे रोक रहे हैं, पर पहले तो एक तो चीज आपको ध्यान है, ठीक है, आपको होमवर्क करना है, ठीक है, मैं सभी के लिए बोल रहा हूँ, एक ही बच्चा मेरे को सबमिट करके दे रहा है। मैंने आपको बोला हुआ है इस चैप्टर, ये जो पिछला चैप्टर है, इसके हमें इवन नंबर प्रॉब्लम जितने ज्यादा से ज्यादा है अटेम्प्ट कर पाओ, लेके आओ, मेरे को सबमिट चाहिए, ठीक है, कल की क्लास से पहले, ठीक है, आज रात तक जितना आप कर सकते हो, ठीक है, प्लीज वर्क हार्ड, ठीक है, फिर देखते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं कल इसको, ठीक है, वी आर गोइंग टू, और मैंने बताया हुआ है, ठीक है, एक हम एक्स्ट्रा क्लास ऐड करेंगे, अभी उसका डेट डिसाइड नहीं कर रहे हैं, पर देखते हैं, मोस्टली जो सभी के लिए, मैक्सिमम जनता के लिए कन्वीनियंट होगा, क्योंकि लग नहीं रहा कि सभी के लिए कन्वीनियंट हो पाएगा, बट ठीक है, अगेन आई डोंट नीड टू एम्फेसाइज दिस, अगर हम ये नहीं करते हैं वी आर गोइंग टू लूज हैविली, क्योंकि मैं बता रहा हूँ बार बार ही, अभी तो फिर भी थोड़ा इजी पोर्शन चल रहा है, ग्रेजुअली थिंग्स आर गोइंग टू बिकम टफर एंड यू नीड टू वर्क हार्डर। शुरू में आप गली क्रिकेट खेल रहे हो, फिर थोड़ा सा और लेवल पे खेल रहे हो, रीजनल लेवल पे, फिर स्टेट लेवल पे, थिंग्स आर गोइंग टू गेट हार्डर, इट इज द सेम थिंग हियर, यू हैव टू अप योर वर्क, तो प्लीज डू नॉट स्किप द वर्क विच हैज बीन गिवन, ठीक है, दैट इज नॉट योर पेरेंट्स जॉब, दैट इज योर जॉब, ठीक है, सो प्लीज वर्क, है ना, उसके बाद देखते हैं, चलो भाई, ओके, आज के लिए यही है, Thank you, sir. Bye, sir. ओके, बाय बाय Thank you, sir. बाय बाय।